हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इस बुक के यूथ पब्लिकेशन की इस प्रीवियस ईयर की बुक से जीके जीएस में हम साइंस के जीव विज्ञान के क्वेश्चन कर रहे थे। तो एक बार कल हमने 15 क्वेश्चन कर लिया था और आज हम इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देते हैं, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किस संरचना से होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये पौधे और जंतु, पादप और जंतु दोनों में होती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पौधों में होती है। तो कोशिका भित्ति से ही इसके अंतर की संरचना स्पष्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 256। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारी इसकी पहला पार्ट 1 देख लीजिएगा। इसमें हम केवल आपका रिवीजन करा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 256। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। 46 में से जो 44 होते हैं वो पुरुष और महिला में समान होते हैं, और जो 2 गुण होते हैं, एक जोड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो 2 गुण लिंग के अनुसार अलग होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 जोड़ा। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था क्या होती है। तो जीन की व्यवस्था जो होती है रैखिक होती है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, mRNA का फुल फॉर्म बताना है, और जो महामारी की शुरुआत ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा। तो जो mRNA है इसका मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। ये RNA का पार्ट है। RNA 3 प्रकार के थे, कौन कौन से, mRNA और tRNA और एक होता है rRNA। तो इसका आंसर हो जाएगा मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रकार। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, द्विगुणित होती है, ये द्विगुणित। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करते हैं। तो ग्लूकोज का करते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है, डीएनए का भाग प्रोटीन की सूचना में क्या करता है। तो जीन को देता है प्रोटीन की सूचना। और इसके बाद देखते हैं 10वां, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो ये होता है पॉलीसैकेराइड। 11वां नंबर देख लें, तो श्वसन प्रक्रिया में निम्न में कैसे कौन सा कथन सत्य है। तो ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, तो 12 नंबर के क्वेश्चन देते हैं, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो एमाइलेज होता है जो हमारे भोजन के साथ सबसे पहला एंजाइम होता है जो भोजन पाचन की क्रिया में भाग लेता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा। तो विटामिन B12 का नाम रासायनिक नाम कोबालामिन होगा। इसका पूरा नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबालामिन ऑप्शन में है तो यही सही हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में बोल रहा है, अनुवांशिकता शब्द रूप किस से संदर्भित है। तो अनुवांशिकी से संदर्भित है। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे फर्स्ट पार्ट में, इसका हमने रिवीजन किया है। अब हम अगला आज का सेशन शुरू करेंगे। आज हम 16 नंबर से शुरू करने वाले हैं। 16 से हम 30 तक जाएंगे, 30 नंबर तक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक दिन में हम कितने क्वेश्चन करवाएं। कल भी हमने आपको बोला था। हाँ, तो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की गई थी। इसका देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। 25 अप्रैल 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स की संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया जाता है, जिन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मॉरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को। इसके बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जीन मानचित्रण कहलाती है।
किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति का ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। माता पिता के संतति में जो लक्षण पहुंचते हैं उसे आनुवांशिकता कहते हैं। माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारुओं में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में पहली बार ग्रेगर जॉन मेंडल ने जानकारी दी थी। इन्हें आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब जीव जगत का वर्गीकरण से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें स्टार लगा है क्योंकि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया था, तो अभी इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो इसमें आंसर दिया है और डी नंबर, एक से अधिक। इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव होते हैं, इन्होंने बताया, और इनका शरीर गोल, नालवत, तारदृश्य, त्रिस्तरीय, खंडविहीन होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो शिशु प्रावस्था में द्विपार्श्विक सममित परंतु वयस्क में पंचतई आरी हो जाती है। वास्तविक देह गुहा रोमाभि पेरिटोनियम द्वारा घिरी तथा अनेक नलिकाओं एवं पात्रों में बटी जिनसे कि 3 विशिष्ट तंत्र बनते हैं, जलवाहिनी, हीलम तथा पेरीहीलम कहलाते हैं। 20 नंबर देते हैं क्वेश्चन। 20वां नंबर है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा। प्रकाश संश्लेषण से वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है वो है पादपकारिकी। पादपकारिकी है ये, इसका आंसर पादपकारिकी है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादपकारिकी प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादपकारिकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादपकारिकी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड हैं। कौन है? क्लाउडे बर्नार्ड। इसके बाद मोनेरा जगत से ये क्वेश्चन है 21 नंबर। मृत जीवों के अपघटक जो है इसमें एक से अधिक है। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करके सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण। तो इसमें विषाणु भी दिया है, जीवाणु दिया है, वो विषाणु, जीवाणु और कवक दिया है, तो इससे एक से अधिक हो जाएगा इनका आंसर। इसके बाद कवक जगत से क्वेश्चन है 22 नंबर। लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, तो ये सहभोजिता कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक के बीच की पारिस्थितिकी सहभोजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होते। कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करके जल अवशोषण में सहायता करके उनकी सहायता करते हैं। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये ईस्ट द्वारा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मुकुलन जो है जिसको बडिंग बोलते हैं, एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद पादप जगत से है 24 नंबर क्वेश्चन। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? तो इसमें भी इसका आंसर है एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा है। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और वायु ऊतक की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। तो इसमें देखिए वायुतक भी है और यांत्रिक भी है, तो इसलिए एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसके बारे में देखें तो एक बार आप लोग जूम करके पढ़ लीजिएगा।
तो एरेंकाइमा वायुतक की उपस्थिति जलोद्भिद पौधों में निम्नलिखित से कार्य करती है। जल में तैरने पर मदद, वायु संचार में मदद, प्रकाश संश्लेषण में मदद, जल में पोषण और शोषण में मदद करती है। अतः एरेंकाइमा की उपस्थिति जलोद्भिदी पौधों को जल में जीवित रहने के और विकसित होने में मदद करती है और उन्हें जलीय परिस्थिति में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है। सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद नहीं बनाती, बल्कि यह एक पौधे को जलीय परिस्थिति के बाहर जीवित रहने में मदद करती है। पेड़, झाड़ियां, घास एवं फूलदार पौधे सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति में पाई जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल दलहन होती है। दिए गए विकल्पों में दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया, मटर ये किस में आते हैं? दलहन में आते हैं। मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें, सर्वाधिक दाल का उत्पादन एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक दाल का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, ये 26 नंबर क्वेश्चन, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो लेग हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनन के लिए लेग हीमोग्लोबिन। तो लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। ये लेग हीमोग्लोबिन जो होता है ये फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने और बैक्टीरिया नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरियास के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर, दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टेलियार्ड डिम्बिट्स कहा जाता है, टेलियार्ड डिम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो ये रूस में पाए गए थे। दुनिया के सबसे पहले पादप परागणकों जिन्हें टेलियार्ड डिम्बिट्स कहा जाता है, ये टेलियार्ड डिम्बी जीवाश्म रूस में पाए गए थे। टेलियार्ड डिम्बिट्स ईयरविंग जैसे कीड़े हैं। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था, जो पहले से ज्ञात पराग आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले का। पर में है जंतु जगत का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित से गर्म खून का प्राणी कौन है? तो गर्म खून का प्राणी जो है कौन है? इसमें ई है, इनमें से कोई नहीं। तो गर्म खून के प्राणी जो है बाहरी वातावरण के तापमान परिवहन के बावजूद भी इनका शरीर तापमान बनाए रखता है। स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण है। मछली जो कि ऑप्शन में भी दिया है, और सरीसृप, उभयचर, कीट ठंडे रक्त कीट जो होते हैं ठंडे रक्त वाले जानवरों के उदाहरण है कीट। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, ऑर्निस पक्षी और लॉजी सिद्धांत। यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास, प्रारूप, संयोग, व्यवहार, आवाज़, नकल करने की क्षमता वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसके बाद पादप आकारिकी से लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज 30 क्वेश्चन हमें करना था, 15 आज के। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो जैसे खाद्य श्रृंखला के विशेष वातावरण या आवास में विभिन्न जीवों के मध्य संबंध दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला का क्रम शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी सर्वाहारी, निवारक। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के घास उत्पादक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहने वाले तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, सर्वाहारी जो हो गए। अतः खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो दोस्तों ये थे आपके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन हमने किया है, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आप कमेंट करके बता देते हैं कि एक दिन में हम कितने क्वेश्चन करें तो हम उतने ही क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आगे की वीडियो आपको ला सकें और लाइव पढ़ा सकें। थैंक यू।